हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ना चालू किया था अपना चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो उस वीडियो में हमने काफ़ी चैप्टर में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बचा हुआ चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। तो आइए समझते हैं अपने आगे के चैप्टर को। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है, पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखी है, तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सब हमने कवर कर लिया था हमारे पार्ट 1 वीडियो में। तो यहां से अब हमें इस चैप्टर को आगे पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है, देखिए, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास में क्या रिलेशन होता है, इसे अब हमें समझना है। देखिए, इनर्शिया, जैसे कि मैंने आपको इससे पार्ट 1 वीडियो में पूरा अच्छे से बताया था इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी है उसकी एक टेंडेंसी होती है, खूबी होती है। वो चाहता है कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो हमेशा रेस्ट में रहूं, और अगर मैं मोशन में हूं तो हमेशा मोशन में रहूं। इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, हम इनर्शिया बोलते हैं। और मास हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, मास होता है। अब इन दोनों में हम रिलेशन को समझते हैं। देखिए, ये हमारी इनर्शिया की डेफिनेशन यहाँ भी दे रखी है। देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। if it is at rest it tends to remain at rest, if it is moving it tend to keep moving। ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ये क्या है, इनर्शिया की डेफिनेशन दे रखी है। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया। क्या सभी बॉडीज पर सेम अमाउंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल से हमारे समझते हैं। देखिए, आप क्या काम कीजिए, दो बॉक्स ले लीजिए। जो एक बॉक्स हमारा खाली होना चाहिए, दूसरे बॉक्स में कुछ वेट होना चाहिए। उसे वेट बढ़ाने के लिए उसमें आप बुक्स भर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उसमें बुक्स भर दी, और एक हमारा खाली बॉक्स है। अब आप मूव करने की दोनों बॉक्सों को कोशिश कीजिए। तो हमारा जो बॉक्स नंबर 1 होगा, जिसमें वेट नहीं था, वो हमारा इजीली मूव हो जाएगा। जबकि जो हमारा सेकंड बॉक्स है, जिसके अंदर आपने बुक्स फिल कर रखी हैं, उसे हमें मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी होगी। तो हमारा इस बात से एक हम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जो हमारा इनर्शिया और मास के अंदर जो रिलेशन है कि वो कैसा है। अगर जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। क्योंकि इनर्शिया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जैसे कि बॉक्स नंबर 2 हमारा, जब हमारा वो बुक्स उसके अंदर भरी है, उसका वेट ज्यादा है, तो उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है। मतलब वो जब वो रेस्ट में है और हम उसे मोशन में लाना चाहते हैं, उसे हमें ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी मूव कराने के लिए। तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और हल्के मास में इनर्शिया हमारा कम होता है। देखिए, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल क्या है, एक फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो वो इजीली हवा में मूव कर जाती है, इजीली हवा में उड़ जाती है। लेकिन आप सेम साइज के स्टोन, पत्थर को जब आप किक करने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ने की बजाय आपके पैर में चोट दे देता है। एक और इसका एग्जाम्पल, जो कि हमने अब इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में जो ये गिलास वाला एक्टिविटी देखी थी, तो इसमें हमने क्या किया था, एक गिलास के ऊपर एक कार्ड को रख करके उसके ऊपर कॉइन रखा था, और उस कार्ड को हमने हिट किया था। तो क्या हुआ था, हमारा कॉइन नीचे गिर गया था और कार्ड हमारा आगे की तरफ मूव कर गया था। अब आप क्या काम कीजिए, यहां पे जो आपने कॉइन लिया था, वहां आप थोड़ा हैवी कॉइन लीजिए, 5 रुपीज का कॉइन लीजिए। जो आपने 1 रुपी का कॉइन लिया था, उसे आप क्या काम कीजिए, 5 रुपी का कॉइन लीजिए और सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करिए। तो क्या आप देखेंगे, आपको थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। हिट करने की जो फोर्स होगी आपकी, वो थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जो आप फोर्स लगाएंगे कार्ड के ऊपर, वो थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो कॉइन है उसका मास ज्यादा है, और तो इस वजह से इनर्शिया उस कॉइन का ज्यादा है, आपको फोर्स थोड़ी ज्यादा लगानी होगी। तो बहुत साफ साफ क्लियर सा यहाँ पे रिलेशन है इनर्शिया एंड मास में, कि मास जितना ज्यादा होगा वो इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा है, heavier or more massive object of a large inertia, the inertia of an object is measured by its mass। इनर्शिया को हम किसी ऑब्जेक्ट के मास से नापते हैं। ये देखिए, इनर्शिया की डेफिनेशन भी यहां दे रखी है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड
ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया और मास का रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे अपने चैप्टर में चलते हैं। देखिए अब हमें समझना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने समझा था मोशन का, वो क्या था हमारा, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। वो था हमारा जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए और उसकी स्टेट में चेंज करने की कोशिश ना की जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ अब हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्ट लॉ हमारा क्या बताता है कि जब हम एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी चेंज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है और हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब हमें क्या समझना है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। तो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, हम कितनी फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी मेजर अ फोर्स। अब हम निकालेंगे फोर्स को। फोर्स हम कैसे निकालते हैं उसे अब हम सेकंड लॉ में समझेंगे। फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, हमारे एफ से डिनोट करते हैं। अब कुछ हमारी डेली लाइफ से आप समझिए फोर्स के बारे में। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। देखिए वेलोसिटी ऑफ फोर्स में क्या रिलेशन होता है, कुछ एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आपने देखा है टेबल टेनिस की जो बॉल होती है जब हम उससे खेलते हैं अगर वो प्लेयर को लग भी जाए तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है, जबकि ऑन अदर हैंड अगर एक फास्ट मूविंग बॉल क्रिकेट की अगर किसी प्लेयर को लग जाती है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सेम अगर एक ट्रक जो कि रेस्ट पोजीशन पर खड़ा है वो नुकसान किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसमें जब कोई फोर्स लगा करके हम उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो जाता है, वो चलने लगता है, तो क्या होता है, वो किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी को किल भी कर सकता है। अगर वो कोई चीज उससे टकरा जाए तो उसे वो किल भी कर सकता है। ऐसे ही हमारा एक स्मॉल मास, छोटे से मास की गोली, बुलेट छोटे से मास की बुलेट वो किसी भी इंसान को किल कर देती है, मार देती है अगर वो किसी के लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो बुलेट की बहुत स्पीड की बहुत तेज होती है, तो वेलोसिटी तेज होने की वजह से वो हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल क्या हमें समझाते हैं, इंपैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। जो किसी भी चीज का जो इंपैक्ट होता है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर और वेलोसिटी पर। इंपैक्ट जो हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे मास पर और वेलोसिटी पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी चीज हम पे कितना इंपैक्ट डालेगी वो उस पर डिपेंड करती है उसके मास पर और वेलोसिटी पर। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें नुकसान कब पहुंचाएगा, या तो उसका मास बहुत ज्यादा हो तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि टेबल टेनिस की जो बॉल थी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी इतना जितना हमारी क्रिकेट बॉल नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है उसका मास ज्यादा है और टेबल टेनिस की बॉल का मास कम है। ऐसी दूसरे एग्जाम्पल में हमारा वेलोसिटी की बात करी हमने, ट्रक वाले एग्जाम्पल और बुलेट वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमारा बुलेट का मास कम था लेकिन वेलोसिटी इतनी थी जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही थी। ट्रक हमारा मास बहुत है लेकिन वेलोसिटी हल्की भी है तो अब भी वो नुकसान पहुंचा देगा। तो इंपैक्ट जो है हमारा डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। अब देखिए जो हमने इंपैक्ट के बारे में हम समझ रहे हैं, ये इंपैक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा मोमेंटम कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारा जो होता है वो इंपैक्ट होता है जो कि डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और वेलोसिटी पर।
बहुत अच्छा और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये मोमेंटम समझाया है। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, P से। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। इसका फॉर्मूला होता है P इजकल टू एम इंटू वी, जो कि m हमारा होता है मास और v होता है हमारा वेलोसिटी। तो p क्या है हमारा, मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, हमारे न्यूटन ने। मोमेंटम पर हमारी बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमारे मोमेंटम पर होते हैं। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया मोमेंटम क्या होता है, हमारा इंपैक्ट होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, इंपैक्ट उसी तो डायरेक्शन में होगा। तो इस वजह से हमारा मोमेंटम और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। और एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, वो हमारी होती है किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी एसआई यूनिट होती है। देखिए कैसे निकली, P इजिकल टू एम भी मैंने आपको बताया। m क्या है हमारा मास, मास की यूनिट क्या होती है kg, और वेलोसिटी की हमारी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से एसआई यूनिट इसकी निकलती है। देखिए नेक्स्ट समझिए मोमेंटम के बारे में। देखिए द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी जो अनबैलेंस फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या काम करती है, वो वेलोसिटी में चेंज कर देती है। और हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास और इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो हमारा मोमेंटम में भी चेंज आएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन कंसिडर्ड हम करते हैं जिसमें कि हमारी एक कार है जिसकी बैटरी खराब हो चुकी है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जुगाड़, धक्का मार के स्टार्ट करेंगे। तो जब हम धक्का मारना चालू करते हैं कार का तो वेलोसिटी में चेंज आता है। जब हम धक्का मारते हैं, जैसे थोड़ा आपने धक्का मारा, कार स्टार्ट नहीं हुई, और थोड़े ताकत लगाई, कार स्टार्ट नहीं हुई, और थोड़ा आपने ताकत लगाई, और लगातार आप उस पर धक्का लगाते रहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी में जब चेंज हुआ तो हमारा कुछ टाइम में हुआ, और टाइम का रिलेशन जब हमारा आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है, इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोर्स के डिपेंड नहीं होता, साथ ही साथ वो टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो मोमेंटम हमारा टाइम पर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा टाइम पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी मोमेंटम में चेंज लाने के लिए, और वो भी टाइम के साथ। अब मोमेंटम को समझने के बाद सेकंड लॉ हमारा देखिए यहां गिवन है। सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने आपको बताया अभी, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम का चेंज होना हमारा किस पर डिपेंड करता है, जो हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था सेकंड लॉ में हम फोर्स कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो देखिए यहां पर साफ साफ दे रखा है फोर्स हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा मोमेंटम में चेंज आता है उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, हमारी फोर्स को निकालते हैं। तो सेकंड लॉ आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमारे, जिसमें हम किसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है फोर्स को निकालेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें समझिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, हमारा m है।
इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद एन इनिशियल वेलोसिटी v u। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है हमारी, u दे रखी है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है वेलोसिटी से, लेकिन टाइम के साथ जो कि हमारा t से डिनोट है। वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा तो जब वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या बनती है, v बन जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी हमारी v। अब देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको बताया था p इजिकल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमारा जब p1 निकालूंगा, p1 हमारा क्या है, वन मोमेंटम, और सेकंड जब वेलोसिटी में चेंज आ गया फाइनल वेलोसिटी के साथ तो वो हमारा होगा p2 मोमेंटम। तो p1 कैसे निकलेगा, मास ऑब्जेक्ट का m और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। जब वेलोसिटी में चेंज आया तो हमारा p2 मोमेंटम, उसका मास इंटू v क्यों, क्योंकि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हमारे दोनों हमने p1 मोमेंटम और p2 मोमेंटम निकाल लिया। अब देखिए द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसी भी चीज का में जब हम चेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, p2 p1 को हम माइनस करेंगे, तो p2 में से हम p1 को माइनस करेंगे। p2 हमारा क्या था mv और p1 क्या है हमारा mu, दोनों रख दिए। देखिए यहां से हमने m को लिया कॉमन, तो m हमारा बाहर आ गया, बचा क्या v माइनस के u। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम कोई भी चीज का जब रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है तो हम टाइम का जिक्र करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा एज इट इज यहां पर आ गया और इसके नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सेकंड लॉ हमारा क्या स्टेट कर, सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स के। तो यहां पर हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये जो साइन होता है ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो F इक्वल टू, यहां पे हमने इक्वल टू कैसे लगा लिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हमारा इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे K लगा दिया। K क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, तो K को हमने यहाँ पे कांस्टेंट की तरह यूज किया और इक्वल टू में हमारा ये आ गया। तो F इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस के यू अपॉन टी। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 8 में, हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस के यू अपॉन टी। तो देखिए ये हमारा यहां पर a आ गया क्योंकि v माइनस के यू अपॉन टी, इसको हमने क्या लिख लिया a। तो F इक्वल टू किसके आ गया, के एम ए के। तो देखिए हमारा फोर्स हमने निकाल लिया, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया k है हमारा कांस्टेंट। अब ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी फोर्स की, फोर्स हमने निकाल लिया। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकलों में हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स को निकालने का। तो ये हमारा ऐसा यूनिट क्या है, हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है निकाल लेते हैं, वो भी हमारी F इजिकल टू एम ए है। तो मास की मास की यूनिट हमारी क्या होती है, kg, और एक्सीलरेशन की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो फोर्स की जो हमारी यूनिट बन गई, ऐसा यूनिट बन गई, वो हमारी क्या बन गई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ इस बात से कंफ्यूज मत होना कि हमारा k कहाँ चला गया। हमने k हमारा हटा दिया क्योंकि k हमारा कांस्टेंट था और हमने फोर्स की जो यूनिट है इस प्रकार ली कि जो हमारी k की यूनिट है ना वो 1 बन जाए, और 1 बन जाएगा तो हम उसे हटा सकते हैं। तो इस वजह से हमारा F इक्वल टू एम ए आ गया। देखिए एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, 1 unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second in an object of 1 kg mass। 1 unit of force हमारी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर दे 1 मीटर पर सेकंड का, 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर दे और ऑब्जेक्ट का मास क्या हो 1 kg हो, तो हमारी वो क्या कहलाती है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स कहलाती है। तो ये फॉर्मूला 1 यूनिट ऑफ फोर्स, के हमारा के एम ए की वजह से के आ गया, मास की जगह हमारा 1 kg आ गया, और एक्सेलरेशन मैंने कितना बताया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 यूनिट ऑफ फोर्स है। अब यूनिट ऑफ फोर्स,
फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने जैसे कि आपको बताया था। इसका एक और यूनिट होती है जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, जिसे कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। क्योंकि ये लॉस किसके हैं, हमारे न्यूटन के हैं, तो हमारा फोर्स की यूनिट क्या बनी है, हमारी न्यूटन बनी है। तो कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझते हैं, जिसमें मोमेंटम के भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखिए जैसा आपने देखा होगा, जब कोई प्लेयर, जैसे कि यहां पर गिवन भी है, देखिए ये यहां पर देखिए, जब कोई फील्डर किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को वो नीचे की तरफ ऐसे करके ले जाता है, नीचे की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि वो क्या काम करता है, टाइम को इंक्रीज कर देता है। और जब टाइम को इंक्रीज कर देता है तो जो इंपैक्ट है वो बॉल का कम पर हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने मोमेंटम आपको पढ़ाया था, डिपेंड टाइम पे जब हमारा करता है, तो जब हम टाइम बढ़ा देंगे तो जो इंपैक्ट होगा वो कम हो जाएगा, तो फील्डर को हमारे चोट लगने से बच जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो वेलोसिटी है बॉल की वो काफी तेज है और एकदम से चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो और उसके हाथ पर क्या होगा, चोट लग जाएगी। सेम हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एथलीट जो होते हैं, जो हमारे लॉन्ग जंप लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सॉफ्ट कुशन टाइप होता है जिस पर वो जंप गिरते हैं, तो उनके चोट नहीं लगती। क्यों, क्योंकि जो हमारा कुशन होता है या गद्दा होता है वो हमारा नीचे ऐसे करके दब जाता है, और जिससे क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारा कम हो जाता है, इंपैक्ट हमारा कम हो जाता है और हमारा चोट लगने से बच जाती है। अगर वो हार्ड सरफेस पे गिरेंगे तो चोट लग जाएगी, क्योंकि हमारा इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। देखिए एक इसका एग्जाम्पल है जो इसका जस्ट अपोजिट यूज करते हैं, जो कि हमारे कराटे प्लेयर होते हैं। कराटे प्लेयर हमारे आसानी से बर्फ की सिल्लियों को तोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि वो एकदम से हाथ मारते हैं, किस पर, अपना हाथ आइस स्लैब पर मारते हैं। क्यों, क्या होता है, टाइम हमारा बहुत कम लगता है और मोमेंटम का रेट ऑफ मोमेंटम है वो हमारा बढ़ जाता है, इंपैक्ट ज्यादा होता है, इस वजह से हमारी आइस स्लैब जो है वो टूट जाती है। तो ये थे कुछ मोमेंटम के से रिलेटेड चीजें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं इसमें, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। बहुत आसान है, देखिए समझिए। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जैसे कि ड्राइव किया था हमारा ये F इक्वल टू एम ए, हम अच्छे से समझते हैं फोर्स हमारा कैसे निकलता है, फोर्स क्या होता है, M इंटू ए। अब देखिए ए की जगह हमने क्या काम किया, हमारा ए की फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V माइनस के ए क्या होता है, V माइनस के यू अपॉन टी। तो हमने ए की जगह हमारा ये रख लिया, मास हमारा दे रखा है। अब हमने क्या किया, m की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो ये आ गया mv, ये आ गया mu, क्योंकि हम क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a b माइनस c, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो a की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो ab माइनस के ac हो जाता है ये। तो ये सेम हमने यहाँ कराया, तो mv माइनस के mu हो गया। अब देखिए क्या हुआ, t हमारा यहाँ फोर्स के साथ चला गया, F इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, फोर्स को रखा 0, तो हमारा V है U के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब फोर्स हमारा 0 हो गया T 0 हो जाएगा, और हमारा जब ये फोर्स हमारा 0 हो गया तो 0 इक्वल टू T भी हमारा 0 हो जाएगा। हमारा MU है हमारा उधर की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 MV माइनस के MU। अब MU हमारा इधर आ जाएगा, MU इक्वल टू MV, मास से हमारा मास हट जाएगा, तो U इक्वल टू V हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा U इक्वल टू V हो गया, U इक्वल टू V हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हम यही तो बताना चाह रहे थे कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो यहां पर हमने फोर्स को लिया 0, तो क्या हुआ, v इक्वल टू यू के बराबर आ गया। v फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। ऑब्जेक्ट जो हमारा रेस्ट पे था वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा जब तक फोर्स में चेंज नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। तो हमने किया किसकी, सेकंड लॉ की हेल्प से किसे डिराइव किया, हमारे फर्स्ट लॉ को।
देखिए ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जितने भी हैं ये हम सब डिस्कस हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम अपनी लाइव लेक्चर्स में करेंगे। लाइव वीडियो हम करेंगे जिसमें हमारे ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, प्लस साथ ही साथ उस वीडियो में ये हमारा चैप्टर भी चीज़ें थोड़ी रिवाइज हो जाती हैं। इतना डिटेल में तो नहीं करते हम, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब आप ये वीडियो समझेंगे डिटेल में तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई जाएंगी, और जब आप साथ ही साथ लाइव लेक्चर में रिवीजन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइव लेक्चर्स में जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम अपनी थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा हमारे थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर लूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को फटाफट से कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कोई भी क्वेरी आपको हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।